नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्विजिशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का ना जो क्लास नंबर 8वां लिया था ना, उसमें आप लोगों को थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताया था आप लोगों को। उसके बाद ना आप लोगों का ना क्लास नंबर 9वां में ना आप लोगों का इसी पर ना एमसीक्यू सीरीज़ भी आप लोगों को कराया था। और उसके अलावा उसमें 5 और 6 ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। तो इसलिए आज के टॉपिक में ना ये जो थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्विजिशन है ना, तो उसमें जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ना, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और अभी आप लोगों के पास केवल 2 महीना बचा हुआ है ना, तो अच्छे से आप लोग पढ़ने पर जोर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज़ लगाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे ना, उस समय एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों का उतना ही बेहतर प्रदर्शन, मतलब उतना ही ना आप लोगों का सही आंसर लेने की जो कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी आप लोगों के पास जितना टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और सिलेबस वाइज पढ़िए, तभी आप लोगों का जो सीजीटेट का एग्ज़ाम है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन तमाम जो आप लोगों का जो थ्योरी है ना, इसको मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 8वां में पढ़ा दिया है। उसके अलावा मैंने ना आप लोगों का 7 प्रश्न तक की क्लास क्रमांक 9वां में करा दिया था, ठीक है। तो आज की क्लास में ना हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 9वां से स्टार्ट करेंगे और आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से पहले आंसर लेने का। और जितना भी मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, सारे के सारे आप लोगों का ना सीजीटेट एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कहीं से भी सिलेबस से बाहर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। चिल्ड्रन इनिशियली पोसेस एंड subsequently develop in immediate understanding of grammar regardless of where they are raised. This innate grammatically system is named by Chomsky as। तो इसे अगर आप लोगों को हिंदी में बताऊँ ना, बच्चे शुरू में व्याकरण की एक सहज समझ रखते हैं और बाद में ना विकसित करते हैं, चाहे वे कहीं भी पले बढ़े हो। तो चॉम्स्की ने इस व्याकरणिक प्रणाली को क्या नाम दिया है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए पर्सनल ग्रामर व्यक्तिगत व्याकरण, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ग्रामर सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन सी रेगुलर ग्रामर नियमित व्याकरण, या ऑप्शन डी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर मतलब अप्रतिबंधित व्याकरण। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल ग्रामर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। चिल्ड्रन इनिशियली पोसेस एंड सबसिक्वेंटली डेवलप एन इनिशिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे आर राइसेड। दिस इनेटेड ग्रामेटिकली सिस्टम इज नेमेड बाय चॉम्स्की एज। मतलब बच्चे शुरुआत में व्याकरण को सहज तरीके से समझते हैं और बाद में ना जो ग्रामर है उसको विकसित करते हैं, और चाहे वे ना कोई भी परिस्थिति में पले बढ़े हो। तो चॉम्स्की की ये जो व्याकरण प्रणाली है ना, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, ये बोला है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल ग्रामर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो यूनिवर्सल ग्रामर के माध्यम से ना बच्चे ना कहीं भी रहे, कोई भी परिस्थिति में पले बढ़े, जो व्याकरण की समझ है ना, वो सहज तरीके से सीख जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो यूनिवर्सल ग्रामर मतलब सार्वभौमिक व्याकरण है ना, तो चॉम्स्की ने ना ये कहा था कि ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ना, उसे जो बच्चे हैं ना शुरुआती में ना सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं, और जब धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो वो ग्रामर की जो समझ है और धीरे धीरे उसको सीखते हैं और विकसित कर लेते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो होगा ना आंसर, वो ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दिए गए कथन 1 और 2 को पढ़ें। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, उसको ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू दैट बाय विच चिल्ड्रन एक्विजिशन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब भाषा अधिग्रहण एक अवचेतन प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा अपनी पहली भाषा सीखने के समान है। दूसरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस
कॉन्शियस प्रोसेस एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर अ फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन और अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। मतलब भाषा सीखना एक सचेतन प्रक्रिया है और यह औपचारिक शिक्षण स्थिति या स्व अध्ययन कार्यक्रम का परिणाम है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब अब सही ऑप्शन को चुनिए। ऑप्शन ए ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, या ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर आप लोगों को ना मैं इसका विस्तार पूर्वक आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। रीड द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिया, इन दोनों स्टेटमेंट को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत था, ये बताना था। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या का है, ध्यान से पढ़िए। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस सिमिलर टू दैट बाय विच चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब भाषा अधिग्रहण एक अचेतन प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा अपनी पहली भाषा सीखने के समान है। तो आप लोगों को क्लास क्रमांक 8वां में मैंने आप लोगों को लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन और उसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंट को बताया था ना आप लोगों को। तो सबसे पहले इस क्लास में भी आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। लर्निंग एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि जो आप लोगों का मदर टंग होता है जिसे आप बिना ग्रामर, रूल, रेगुलेशन, नियम, कायदा, कानून के बिना जब आप लोग उसे सीखते हो ना तो उसे क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे। समझ में आया आप लोगों का? मान के चलो आप लोगों से मैं पूछूं कि आप लोगों का मदर टंग मतलब मातृभाषा कौन सा है, तो आप जवाब दोगे कि छत्तीसगढ़ी जो है ना सर वो मेरा मातृ टंग है, मतलब मदर लैंग्वेज है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपका जो मदर टंग जो छत्तीसगढ़ी है उसे आप लोगों ने क्या ग्रामर, रूल, रेगुलेशन, नियम, कायदा, कानून के साथ पढ़े थे क्या? कि मतलब उसका पहले ग्रामर पढ़ लेता हूँ छत्तीसगढ़ी का, उसके बाद फिर मैं ना छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है वो सीखूंगा, ऐसे आप लोग सीखे थे क्या? नहीं ना सीखे थे। डायरेक्ट आपके मम्मी पापा से आप लोगों ने केवल सुना और सुन करके आप उनका अनुसरण किए और सुन करके बोलने लगे। तो ये क्या होगा, बिना जब आप लोग ना ग्रामर, रूल, रेगुलेशन, नियम, कायदा, कानून के ना जब आप लोग भाषा सीखते हो ना तो उसे लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अधिग्रहण कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को भाषा एक्विजिशन क्या होता है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? सेम उसी प्रकार से लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है उसको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप लोग किसी भाषा को जब सीखते हो तो सीखने से पहले ना आप उसके ग्रामर को, रूल को, रेगुलेशन, नियम, कायदा, कानून, जितने भी तमाम चीज़ ग्रामेटिकली जो है ना उन सारी चीज़ों को सबसे पहले आप पढ़ते हो। उसके बाद जब आप भाषा सीखते हो ना तो उसे लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। जैसे आप लोग सीखना चाहो तो अंग्रेजी अगर सीखना चाहोगे ना अंग्रेजी भाषा, तो सबसे पहले अंग्रेजी के आप लोग ग्रामर, रूल, रेगुलेशन, जितने भी प्रकार के उसके रूल है ना सबसे पहले उसको पढ़ते हो, उसके याद करते हो। उसके बाद जब आप लोग ना अंग्रेजी भाषा को जब सीखते हो ना तो वो लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। दोनों में आप लोगों को अंतर समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से फर्स्ट में बोला गया है कि भाषा अधिग्रहण एक अचेतन प्रक्रिया है जो बच्चों की ना अपनी पहली भाषा सीखने के समान है, तो ये फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड को पढ़ो। लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर अ फॉर्मल लर्निंग सिचुएशन और सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। तो दूसरा जो है ना वो सीखने का एक सचेतन प्रक्रिया है और यह औपचारिक शिक्षण की स्थिति स्व अध्ययन कार्यक्रम का परिणाम है। तो ये भी ना करेक्ट हो जाएगा जी। जब आप लोग किसी लैंग्वेज को जब सीखते हो उसके ग्रामर वगैरह को वो प्रोडक्ट के रूप में उसे और खुद से सीखते हो, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम मतलब खुद आप लोग कार्यक्रम के माध्यम से जब सीखते हो, स्व अध्ययन करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, लैंग्वेज लर्निंग कहलाएगा। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। मिस्टर दीपक फाइंड अ स्लो लर्नर इन हिज
क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मस्ट ही टेक टू ब्रिंग द लर्नर इन द मेन स्ट्रीम। मतलब मिस्टर दीपक को ना अपनी कक्षा में एक धीमी गति से सीखने वाला छात्र मिलता है, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये बोला है इसमें। ऑप्शन ए, गिव हिम हर मोर होमवर्क, मतलब उसे अधिक गृह कार्य दे। ऑप्शन बी, गिव हिम हर वंस पर्सनल नोट्स, मतलब उसे अपने व्यक्तिगत नोट्स दे। ऑप्शन सी, गिव हिम हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रीमेडिकल क्लास, मतलब उसे उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से कुछ सहारा दे। या ऑप्शन डी, आस्क हिम हर टू टेक द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट, मतलब उसे अन्य छात्रों की मदद लेने को कहें। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गिव हिम हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रीमेडियल क्लास, मतलब उसे उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से कुछ सहारा दे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। मिस्टर दीपक फाइंड अ स्लो लर्नर इन हिज क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन मस्ट ही टेक टू ब्रिंग द लर्नर इन द मेन स्ट्रीम, मतलब दीपक को अपने कक्षा में एक धीमी गति से सीखने वाला छात्र मिलता है, उस छात्र को मुख्य धारा में लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार के कदम उठाया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10 ये बोला है। तो उसे क्या करना चाहिए, गिव हिम हर सम स्कैफोल्डिंग थ्रू रीमेडियल क्लास, करेक्ट हो जाएगा। उसे उपचारात्मक कक्षाओं के माध्यम से कुछ सहारा दे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को सबसे पहले ना स्कैफोल्डिंग क्या होता है ये आप लोगों को बता दूं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। कैसे? मान के चलो आप लोग साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो जब आप लोग साइकिल चलाना सीख रहे हो ना, तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, आपको साइकिल चलाने के लिए बोलूँगा और पीछे से ना जो उसका कैरियल है ना उसको मैं पकड़ूंगा और बोलूँगा कि आप चलाओ, पीछे से मैं पकड़ा हूँ। तो मैं पकड़ा हूँ ना, तो आपका मदद कर रहा हूँ ना, तो वो कहलाएगा स्कैफोल्डिंग। और जैसे जैसे आप चलाते जाओगे ना, तो चला रहे होगे तो बीच बीच में मैं ना अपने जो हाथ है पकड़ा हुआ सहारा दिया हूँ ना, तो धीरे धीरे छोड़ते हुए जाऊँगा और आपको आत्मनिर्भर बनाऊँगा। कैसे? तो धीरे से आपको पकड़ूंगा मैं और पकड़ने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को ये हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, ये आएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, वैसे वैसे जो मेरी निर्भरता है ना आपको सहारा देने का, आपको सिखाने का ना, वो धीरे धीरे कम करते जाऊंगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। ये जो रहता है वो, ठीक है। मतलब एक जो पर्सन होता है जब वो लर्निंग की स्थिति में रहता है तो उसका वो सहारा लेता है और सहारा लेकर के सीखता है, और जैसे जैसे सीखते हुए आगे बढ़ता है ना, तो वो सहारा वो धीरे धीरे कम करते जाता है ना, तो वो क्या कहलाएगा, स्कैप फोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, जिसे उपचारात्मक कक्षाओं में ना सहारा देना कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक जो बच्चा है ना वो स्लो लर्नर है, मान के चलो स्लो लर्नर है, इसका मतलब यह है कि उसको सहारे की आवश्यकता है, कि धीरे धीरे उसको सहारा दे करके उसको और फास्ट लर्नर बनाया जाए। और जैसे जैसे वो फास्ट लर्नर होगा ना, धीरे धीरे जो अपनी जो रिमेडियल क्लास, मतलब ना सहारा देने वाली जो क्लास है, उपचारात्मक जो क्लास है ना, उसको धीरे धीरे कम किया जाए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, मतलब अंग्रेजी भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि को और भी क्या कहा जाता है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए मॉडर्न मेथड्स, मतलब आधुनिक विधि। ऑप्शन बी क्लासिकल मेथड्स, शास्त्रीय विधि। ऑप्शन सी नेचुरल मेथड्स, प्राकृतिक विधि। या ऑप्शन डी ओरल मेथड्स, मौखिक विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल मेथड्स करेक्ट हो जाएगा, शास्त्रीय विधि। कैसे? तो प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, मतलब अंग्रेजी भाषा शिक्षण की व्याकरणिक अनुवाद विधि को और भी क्या कहा जाता है, ये बोला है। तो अंग्रेजी भाषा में जो व्याकरणिक अनुवाद विधि जो है ना उसे क्लासिकल मेथड्स भी कहा जाता है, शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल मेथड्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। डायरेक्ट मेथड्स मतलब प्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन ए फोकस ऑन मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर, संरचनाओं की निपुणता पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन बी इनकरेज द यूज़ ऑफ मदर टंग मतलब मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज मतलब मूल भाषा का उपयोग करने से परहेज करता है। या ऑप्शन डी गिव एम्फेसिस ऑन ड्रिल वर्क मतलब ड्रिल कार्य पर जोर देता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज करेक्ट हो जाएगा मतलब मूल भाषा का उपयोग करने से परहेज करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? डायरेक्ट मेथड्स, तो डायरेक्ट मेथड जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। रेफरेंस फ्रॉम यूजिंग द नेटिव लैंग्वेज करेक्ट हो जाएगा मतलब मूल भाषा का उपयोग करने से परहेज करता है, करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट मेथड्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी मतलब व्याकरण सीखना चाहिए। ऑप्शन ए प्रेसिडेड बाय लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग मतलब सुनने बोलने पढ़ने लिखने से पहले। ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग मतलब सुनने बोलने पढ़ने लिखने के साथ एकीकृत। ऑप्शन सी प्रेसिडेड बाय लर्निंग वोक्यूबलरी मतलब शब्दावली सीखने से पहले। या ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मतलब भाषा सीखने के सभी पहलुओं से स्वतंत्र। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग करेक्ट हो जाएगा। सुनने बोलने पढ़ने लिखने के साथ एकीकृत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी व्याकरण सीखना चाहिए। तो व्याकरण कैसे सीखना चाहिए जी? तो व्याकरण जो सीखने का तरीका होता है ना वो इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग करेक्ट हो जाएगा मतलब सुनने बोलने पढ़ने लिखने के साथ एकीकृत करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर अर्थात व्याकरण जो सीखना चाहिए ना वो इंटीग्रेटेड के साथ सीखना चाहिए मतलब ना एकीकृत रूप से सीखना चाहिए, सुनने बोलने पढ़ने लिखने सारे के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। विच स्कूल ऑफ थॉट इन द लर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्न सी द एरर्स एज द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस मतलब अंग्रेजी भाषा सीखने के क्षेत्र में कौन सा ऐसी विचारधारा है जो त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानती है। ऑप्शन ए बिहेवियरिस्ट मतलब व्यवहारवादी। ऑप्शन बी कॉग्निटिविस्ट संज्ञानात्मक। ऑप्शन सी सोशियो लिंग्विस्टिक मतलब समाज भाषाविद। या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिविस्ट संज्ञानात्मक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विच स्कूल ऑफ थॉट इन द लर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सी द एरर एज द पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस मतलब अंग्रेजी भाषा सीखने के क्षेत्र में कौन सा विचारधारा त्रुटि को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। तो इसका कॉग्निटिविस्ट ना हो जाएगा जी मतलब संज्ञानात्मक ही ना हो जाएगा। संज्ञानात्मक ऐसी विचारधारा है जिसमें अंग्रेजी भाषा सीखने के जो क्षेत्र होता है ना उसमें जो त्रुटि है जो गलतियां है ना वो सीखने का एक हिस्सा माना जाता है। मान के चलो अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें आपसे गलतियां होगा ना तो उस गलती को आप सीखने की प्रक्रिया के रूप में ही ना मानोगे। जी हाँ, हम लोग तो ये भी कहते हैं ना कि जब तक एक बच्चा गलती नहीं करता है सीखता नहीं है उसमें अच्छे से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिविस्ट करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।